सिद्धार्थ गुस्से से खड़ा होता है, जैकेट पहनता है और बोलता है, गाड़ी निकालो, मुझे अभी वहीं जाना है। सर, आधे घंटे में पूजा शुरू होने वाली है, आप गए तो प्रोटोकॉल टूटेगा। और दादाजी। विक्रांत उसे रोकने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ उसकी आंखों में सीधा देखकर बोलता है, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ विक्रांत। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि दृश्य 3 एंट्री होती है आकांक्ष की, जो अब तक चुपचाप एक कोने में बैठा सब देख रहा था। वो उठकर सिद्धार्थ के सामने आता है और बोलता है, सिद्धार्थ, क्या तुम सच में पूजा छोड़कर जाने वाले हो? सिद्धार्थ का जवाब साफ और कठोर था, मेरे लिए शानाया सबसे जरूरी है, इस पूजा से भी ज्यादा। आकांक्ष शांत लेकिन तीखे लहजे में कहता है, वो रहान के साथ है, सुरक्षित है और अपनी मर्जी से है। सिद्धार्थ अपनी आंखों में ज्वाला लिए कहता है, उस पर हमला हुआ था और तुम कहते हो कि वो सुरक्षित है, रहान कपूर के साथ अकेली? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आकांक्ष कुछ कदम आगे बढ़ता है, क्या तुम भूल गए हो शानाया मल्होत्रा कोई आम लड़की नहीं है। वो खुद एक तीर है, एक तलवार है, एक छिपा हुआ तूफान है। सिद्धार्थ दांत भींचकर बोलता है, मैं जानता हूँ वो स्ट्रांग है, पर मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, खासकर रहान कपूर के साथ। वो गुस्से से मुट्ठी भींचता है और बालकनी की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल फटने वाला था। तभी आकांक्ष विक्रांत की तरफ नजर से इशारा करता है, उसे रोकना होगा। वहीं अब तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली थी। सारे पंडित अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। वहां 2 विशालकाय कुर्सियां खाली थीं जिन पर राजा और रानी विराजमान होने वाले थे, जिन्हें इस पद के लिए चुना गया था। बाहर प्रजा का हुजूम उमड़ा पड़ा था। राजस्थान की रियासत में आज फिर से हुकुम सा और हुकुम रानी सा का चयन होने जा रहा था, और यह अवसर किसी पर से कम नहीं था। इस पावन अवसर पर देश के 15 बड़े बड़े परिवार वहां मौजूद थे, उनके सदस्य, रिश्तेदार और गुप्त संरक्षक तक। तभी महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर कई आलीशान कारें आकर रुकती हैं। कारों से निकलते हैं दादा ओंकार ओबेरॉय, दादी महेश्वरी ओबेरॉय, माता पिता हर्षिता ओबेरॉय और हर्षित ओबेरॉय, बच्चे हैं रियांश, अनाया, श्रेया, चाचू चाची है रितेश ओबेरॉय और राखी ओबेरॉय, उनके बच्चे हैं नीरज, रितिका, बुआ निशिका ओबेरॉय, पति निशांत जुनवाल, बच्चे हैं करमवीर, करिश्मा। पूरा ओबेरॉय परिवार आज पारंपरिक राजस्थानी पोशाकों में शाही अंदाज में प्रवेश करता है। वे सभी अंदर आते हुए हाथ जोड़कर सभी को खम्मा घनी सा कहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ओबेरॉय अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। सब लोग पूजा आरंभ होने से पहले नियत स्थानों पर विराजमान हो जाते हैं। उसी क्षण फिर से शाही गाड़ियों का एक और काफिला आता है। इस बार कारों से निकलते हैं 7 से 8 पंडित। उन्होंने विशिष्ट राजवंशी वस्त्र पहने होते हैं। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होती है कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रेख, बूढ़ा हो या बच्चा, सब हाथ जोड़कर सिर झुका लेते हैं। ओबेरॉय परिवार, तलवारिया परिवार, रघुवंशी परिवार और अन्य सभी राजघराने उन्हें नमन करते हैं। फिर आते हैं सबसे बड़े पुरोहित, जो न सिर्फ इस अनुष्ठान के सूत्रधार हैं, बल्कि जिन्हें राजपुरोहितों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वे सभी को नमन करते हुए अपनी पवित्र आसंदी पर बैठ जाते हैं। और तभी दरवाजे पर फिर से गाड़ियों का एक काफिला रुकता है। इस बार गाड़ियों से निकलते हैं वो 5 बुजुर्ग जो पहले शानाया के घर आए थे और जिन्होंने सीता जी को रानी सा कहकर संबोधित किया था। इन बुजुर्गों का वहां पहुंचना आज के दिन एक विशेष संकेत था, क्योंकि इन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थान की रियासतों में राजा रानी के चुनाव को मान्यता देती आई थी। इनका वहां पहुंचना कोई साधारण बात नहीं थी। जैसे ही वे 5 बुजुर्ग महल में प्रवेश करते हैं, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी एक बार फिर से उन्हें आदरपूर्वक नमन करते हैं और वे भी अपनी विशेष जगहों पर विराजमान हो जाते हैं। तभी सबसे बड़े पुरोहित अपने गरजते हुए स्वर में घोषणा करते हैं, जैसा कि सदियों से परंपरा रही है, राजस्थान के हुकुम सा और हुकुम रानी सा को उनके कुल और कर्म के अनुसार चुना जाता रहा है। उन्हें सम्मान दिया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है। वो पल भर रुकते हैं और फिर आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हैं, और आज फिर वही अवसर आया है। मैं इस साम्राज्य का प्रधान पुरोहित आप सभी को नमन करता हूँ। झुकाकर पुरोहित को प्रणाम करते हैं। एक गंभीर चुप्पी पूरे दरबार में फैल जाती है। सारे शाही परिवार के लोग, शक्तिशाली वंशज, राजा महाराजाओं की संतानें एक साथ सिर। फिर पुरोहित अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि आज की सभा में हमारे कुल और साम्राज्य की होने वाली रानी को सबसे पहले यहाँ उपस्थिति कराया जाए। इतना कहते ही सभी की नज़र अपने आप मुख्य द्वार की ओर घूम जाती है, जहाँ एक भव्य रेशमी पर्दा हवा में लहरा रहा होता है और वहां से धीरे धीरे एक लड़की नीचे उतरती है। वही सीता जी आगे आती हैं और पूरे सभागार में सन्नाटा छा जाता है। उनके चेहरे पर न तो कोई दर्द, न कोई भाव, बस एक रानी की तरह ठंडी कठोरता थी। पूरे मल्होत्रा परिवार और शनाया के दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे किसी ने उनके दिल से सच्चाई को खींचकर बाहर फेंक दिया हो। सीता जी एक रानी की ठसक लिए नताशा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब जानते थे, रानी अगर अपना ताज किसी को सौंप दे तो वहां सवाल उठाने का अधिकार किसी का नहीं होता। सीता जी नताशा का हाथ पकड़कर सबके सामने लाती है और भारी आवाज में कहती है, ये मेरी बेटी नताशा सीता सिंह मल्होत्रा है और आज से यही इस सत्ता की रानी होगी।
ये कहते समय उनकी आंखों में न एक बूंद आंसू था, न कोई थरथराहट, मानो उन्होंने अपना दिल पत्थर बना लिया हो। और नताशा वो तो जैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत देख रही हो, उसकी आंखें चमक रही थी और वो सीताजी की ओर ऐसे देख रही थी मानो कोई ताज मिल गया हो। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया था, कोई बोल नहीं पा रहा था। पंडित जी ने एक बार नताशा की ओर देखा, उनकी नजरों में कुछ सवाल, कुछ असमंजस था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और अपनी विधि शुरू कर दी। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ और पूरा हॉल ओम जयंती मंगला काली की गूंज से भर गया। राही का चेहरा तो गुस्से से तमतमा उठा था। अगर उसे पता चल जाता कि नताशा असली वारिस है तो शायद वो बहुत पहले ही उसे रास्ते से हटा देती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर राम जी सीता जी के पास जाकर धीरे से कहते हैं, आपने ये क्या कर दिया सीता, आपने शनाया का हक किसी और को कैसे दे दिया। सीता जी आंखें झुकाकर ठंडी पर निर्णायक आवाज में कहती है, हम क्या करते राम, अगर नताशा को रानी नहीं बनाते तो ये सत्ता राही को मिलती और राही इस राज्य को बर्बाद कर देती। हमारी अपनी बेटी शनाया तो कोमा में है, शायद हमें माफ न करे, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पंडित जी अपने गूंजते हुए गंभीर स्वर में बोले, रानी शाह, हम चाहते हैं कि आप वह पेंडेंट और वह हीरा हमें सौंप दे, समय आ गया है। सीता जी ने अपनी नम आंखों में छिपे दर्द को दबाते हुए धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अपने हाथों में रखे 2 कीमती डिब्बे उठाए। पहला डिब्बा खोला गया, उसमें था एक लाल रूबी वाला पेंडेंट, वही पेंडेंट जो कभी शनाया को सौंपा गया था, एक ऐसी निशानी जिसमें सिर्फ रूहानी रिश्ता ही नहीं बल्कि गहरी शक्तियों का रहस्य भी छिपा था। आज उस रूबी का रंग और भी गाढ़ा लाल लग रहा था, जैसे उसमें किसी की अधूरी कहानी बंद हो। फिर दूसरा डिब्बा खोला गया, उसमें रखा था एक चमकता हुआ बेहद शुद्ध सफेद हीरा। कोई आम हीरा नहीं, वह एक अलग ही ऊर्जा से दमक रहा था, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो या कुछ जागने को हो। सीता जी की आंखों में आंसू थे, शायद इसलिए नहीं कि वो कुछ खो रही थीं, बल्कि इसलिए कि जो किसी जमाने में उनकी पहली बेटी की तकदीर का हिस्सा था, वो आज किसी और के नाम लिखा जा रहा था। उन्होंने दोनों डिब्बे पंडित जी के सामने रख दिए और एक कदम पीछे हट गई। समय का एक चक्र पूरा हो गया था। जिस जिम्मेदारी का भार उन्होंने वर्षों तक उठाया था, आज उन्होंने उसे लौटाया। उसी समय पंडित जी ने एक छोटा सा चांदी का खंजर निकाला और नताशा की ओर देखकर बोले, रानी शाह, कृपया अपने हाथ का कुछ रक्त इस हीरे पर टपकाएं, यह एक पुरानी परंपरा है, नई रानी का पहला बलिदान। नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपना हाथ काट दूं? पंडित जी शांत लेकिन कठोर स्वर में बोले, यह सिर्फ कुछ बूंदे हैं रानी शाह। रानी बनना सौभाग्य है, डर का नहीं। तभी कमरे में एक ठंडी हंसी गूंजती है। राही, जो एक प्रतिद्वंदी परिवार से था, कोने में खड़ा था। वह व्यंग्य से बोला, वाह, तुम लोग इस लड़की को रानी बना रहे हो, जो एक बूंद खून देने से भी कांप रही है। रानी वो होती है जो जरूरत पड़ने पर तलवार उठा ले और पे। पूरा हॉल हल्की फुसफुसाहटों से भर जाता है। नताशा की आंखें भर आती हैं, पर सिर्फ एक पल के लिए, और फिर एक झटके में उसने खुद ही अपना हाथ काट दिया। घुन टपकाए सीधे उस हीरे पर। नताशा ने आंखों में आंख डालकर पंडित जी से कहा, अब खुश हैं आप? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन पंडित जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखें डर से फैल गई। वो एक कदम पीछे हटे और घबराकर चिल्ला उठे, अनर्थ हो गया। पुरोहित जी गुस्से से तमतमाते हुए ऊंची आवाज में कहते हैं, रानी सा, आप किस लड़की को इस दरबार में रानी बनाने चली आई हैं, किस अधिकार से? सीता जी चुपचाप खड़ी रहती हैं, उनकी आंखों में दुख भी है और जवाब भी, पर जुबान पर खामोशी है। दरबार की निगाहें उन्हीं पर टिक जाती है। तभी लताशा आगे बढ़ती है, उसकी चाल में अकड़, आंखों में घमंड और चेहरे पर ऐसा फख्र जैसे ताज उसके माथे पर जन्म से लिखा हो। वह तेजी से बोलती है, मैं उनकी बेटी हूँ और यह ताज, यह सत्ता, यह राजगद्दी मेरा हक है, मैं ही इस रियासत की असली रानी हूँ। मगर तभी पुरोहित जी की आंखें भड़क उठती हैं, वो गरजते हैं, अगर इस रियासत के शाही नीलम पर खून की एक बूंद गिरे और वह नीला न हो तो समझ लो उस खून में राजघराने की विरासत नहीं बहती। और याद रखना, रानी वही कहलाती है जिसका खून शुद्ध हो, शाही हो, जिसका रक्त खुद वंश का साक्षी हो। पर तुम्हारा खून इस राजघराने का नहीं है लताशा। लताशा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, उसकी आंखों में भय की परछाई दौड़ जाती है। वो जानती थी उसका राज अब राज नहीं रहा, क्योंकि वो सीता जी की सगी बेटी नहीं थी, बस नाम का रिश्ता था। तभी एक भारी नपितुली चाल की आहट दरबार में गूंजती है। सबकी निगाहें उस दिशा में मुड़ती है और फिर एक तूफानी बादशाही आवाज सन्नाटे को चीरती है, ऑब्वियसली इस गद्दी की असली रानी सिर्फ मैं हूं। मैं, जिसके रगों में राजघराने का लहू दौड़ता है और जिसकी रगों में सिर्फ सत्ता नहीं, संस्कार भी है। दरबार स्तब्ध रह जाता है, हर चेहरा उसकी ओर मुड़ता है। वो कोई और नहीं, वो थी। राजमहल के दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस दिशा में टिक गईं जहां राही पूरे घमंड और ठाठ के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुराना तेवर था, बेखौफ, बेलौस। वह ऊंची आवाज में बोली,
जब खुद रानीसा की बेटी का खून यह पत्थर स्वीकार नहीं कर रहा तो आप सब समझ ही गए होंगे, यह पत्थर नताशा को रानी को नहीं अपनाना चाहता और हम सब जानते हैं कि जब तक वह पत्थर नीले से लाल नहीं होगा तब तक सत्ता का वारिस कोई नहीं बन सकता। सभी चुप थे क्योंकि राही की बातों में सच्चाई थी। अब सबके मन में यही सवाल था, जब नताशा का खून इस शाही पत्थर पर गिरा तो पत्थर नीला क्यों नहीं हुआ। नताशा कोई आम लड़की नहीं थी, वह खुद सीता मल्होत्रा की बेटी थी, एक पूर्व रानी की राजकुमारी। अब सबकी निगाहें सीधी सीता जी पर जा टिकी। राही आगे बढ़ी, नताशा ने उसे देखा, कुछ बोलने की हिम्मत तक न हुई, बस चुपचाप पीछे हट गई। अब राही उस पवित्र जगह पर बैठी जहां सत्ता की विधि होती थी, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, उसे पूरा यकीन था अब वही रानी बनेगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खंजर उसकी ओर बढ़ाया गया। राही घबरा गई लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ का खून पत्थर पर टपका दिया। पत्थर नीला हुआ, राज्य का खून होना साबित हो गया। लेकिन 2 मिनट बीत गए और पत्थर लाल नहीं हुआ। पुजारी ने कहा, यदि पत्थर लाल नहीं हो रहा इसका अर्थ है यह राही को रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। राही की आंखों में गुस्सा भर आया, वह सीता जी की ओर घूरते हुए बोली, इसका मतलब आपने नकली पत्थर दिया है क्योंकि आपकी बेटी खुद इस पत्थर से स्वीकार नहीं हुई। सीता जी उसे वैसे देख रही थी जैसे कोई शोर मचाते हुए मूर्ख को देखा जाता है। पुजारी बोले, जुबान संभाल कर बात करो राही, यह जगह पवित्र है, अभी तक गद्दी की वारिस कोई बनी नहीं है, जब तक असली रानी नहीं आती गद्दी उन्हीं की मानी जाएगी। फिर पुजारी ने सीता जी से पूछा, रानी सा, क्या आप खुद इस पत्थर पर खून गिराकर साबित कर सकती है कि आप ही असली रानी है। अब सबकी आंखें सीता मल्होत्रा पर टिक गईं, वह शांत रहीं, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई, वही मुस्कान जो कभी शानाया कपूर के चेहरे पर होती थी। फिर वह आगे आईन, खंजर लिया और अपने हाथ से खून गिराया। सिर्फ 1 मिनट में पत्थर से लाल रोशनी फूटने लगी, इतनी तेज कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। सब हैरान रह गई। सीता जी ने फिर अपने हाथ उस पत्थर पर रखा और वही लाल पत्थर फिर सफेद हो गया। सीता जी बोली, अब भी किसी को कोई सबूत चाहिए। सब खामोश। राही तक अब कुछ न कह सकी। लेकिन पुजारी ने फिर सवाल उठाया, यदि आपका खून इस पत्थर को स्वीकार है तो आपकी बेटी नताशा का खून क्यों नहीं। अब सीता जी ने गहरी सांस ली और वह सच कह दिया, क्योंकि नताशा मेरी सगी बेटी नहीं है, वह मेरी गोद ली हुई संतान है। पूरे दरबार में तूफान आ गया। कभी लोग नताशा को देख रहे थे, कभी सीता जी को। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को सालों से मल्होत्रा परिवार की राजकुमारी समझा गया वह असल में अडॉप्टेड थी। अब लोग नताशा की हंसी उड़ाने लगे क्योंकि उसे अपनी राजसी हैसियत पर बड़ा घमंड था और आज सबके सामने सच्चाई बेपर्दा हो चुकी थी। सभी दरबारी स्तब्ध खड़े थे। तभी राह की मां तेज कदमों से आगे आईन और गरजती हुई बोली, तो इसका मतलब आपने सत्ता के लिए हम सबके सामने 25 साल पहले झूठ बोला था। आपने कहा था कि आपकी बेटी का जन्म हुआ है, जबकि सच ये है कि आपकी कोई बेटी है ही नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें सीताजी पर टिकी थीं। तभी पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सीता मल्होत्रा की कोई संतान ही नहीं है तो इस सत्ता का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हुआ तो ये पूरा राजवंश शापित हो सकता है, क्योंकि यह पवित्र पत्थर केवल और केवल सच्ची रानी के खून को ही स्वीकार करता है। सभी दरबारी अब सीताजी को घूरने लगे। उनके 25 साल पुराने झूठ ने आज महल की नींव हिला दी थी। तभी राम मल्होत्रा अपने तेज और शांत स्वभाव में आगे आए और बोले, किसने कहा कि हमारी अपनी औलाद नहीं है, हमारी बेटी है। मल्होत्रा परिवार में 4 नहीं 5 बच्चे हैं। पूरे दरबार में हलचल मच गई, सब रामजी को देखने लगे। रामजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरी बेटी वापस आ चुकी है। सीताजाई, सबके सामने कहिए, हमारी असली बेटी कौन है। सीताजाई की आंखों में आंसू छलक आए। वो दरवाजे की ओर देखती है और वहीं खड़ी थी एक लड़की, काले पेंट सूट में, कंधे पर ओढ़नी, खुले बाल, चेहरे पर मास्क, लेकिन उसकी गहरी शांति से भरी आंखें किसी सागर से कम नहीं थी। उसकी आंखों में इस बार कुछ अलग था, एक ठंडा जुनून, एक डरावनी शांति। सीताजाई दौड़ती है, लड़की के चेहरे पर हाथ रखती है और कांपते स्वर में कहती है, शान्या मेरी बच्ची, क्या तुम सच में लौट आई हो। शान्या धीमे से माँ का हाथ थामते हुए कहती है, माँ मैं वापस आ गई हूँ। सीताजाई रोती है, हॉल की ओर पलटती है और सबके सामने गर्व से कहती है, यह है मेरी बेटी, मेरी सगी बेटी, जिसे मैंने 25 साल पहले खो दिया था, वो आज मेरे पास वापस आ गई है। सभी दरबारी हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे जिसने अपना चेहरा अब तक छुपा रखा था। तभी सीताजाई आगे आकर पूछती है, सीताजाई, क्या आप अपनी बेटी का चेहरा दिखा सकती है। यहाँ का एक नियम है, जब तक कोई रानी अपनी पदवी स्वीकार न कर ले तब तक वह अपना चेहरा नहीं दिखाती, क्या मैं सही हूँ। शात्या तभी बेहद शांत स्वर में बोलती है। सीताजाई चुपचाप सिर हिला देती है। तभी वाली व्यंग्य से बोलती है, एक मॉडर्न लड़की जो पूजा में भी जींस पहनकर आती है, क्या वही इस राज की रानी बनेगी। और मिसेस मल्होत्रा, आप ऐसे किसी को भी उठा लाएंगी और कहेंगी कि ये राज की वारिस है। शान्या उस पर एक नज़र डालती है, उसकी ठंडी नज़र सीधी राह के आत्मविश्वास को चीर देती है। फिर पैट की जेब में हाथ डालते हुए वह कहती है, तुम तो सिर से पैर तक राजस्थानी लिबास में हो, सिंदूर, गहने, संस्कार सब तुम्हारे पास है, तो फिर रानी तुम क्यों नहीं बन सकी। यह सुनते ही राह को ऐसा लगा जैसे किसी ने खुले आम थप्पड़ मार दिया हो। बचपन से उसने इस सत्ता के लिए जी जान लगा दी थी और आज उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जो जींस और शर्ट में भी रानी की तरह चमक रही थी।
शान्या चप्पलें उतारती है और सीधा जाकर पुरोहित जय के चरण छूने को झुकती है, लेकिन वो उसे रोकते हैं और कहते हैं, कामागानी रानी सा। पूरे हॉल में सनसनी। अब तक उन्होंने ऐसा सम्मान केवल सीता जय को दिया था। एक और महिला पूछ बैठती है, आपने बिना किसी जांच के इस लड़की को रानी कह दिया? पुरोहित जय मुस्कराते हुए बोले, वेदों का गहन अभ्यास है मेरा और मैं आंखों से पहचानता हूँ इस लड़की की आंखों में वो तेज है जो मैंने आज तक किसी और में नहीं देखा। भले ही इसके वस्त्र आधुनिक हो पर आत्मा शुद्ध है, यही हमारी रानी है। फिर वही पवित्र पत्थर लाया गया और जैसे ही शान्या आगे बढ़ी पूरा हॉल एकटक उसे देख रहा था। वह राजा के बगल में बैठती है। पुजारी फिर से मंत्र पढ़ते हैं, शंख बजता है, लेकिन शान्या को महसूस होता है कि दो नजरों का भार अब भी उस पर टिका है, एक जलता हुआ रहस्य और एक ठंडी मौत की गहराई से भरी। सब लोग मंदिर के उस दिव्य सभा कक्ष में मौन खड़े थे। सामने सिंहासनुमा आसन पर बैठे थे राजा साहब और बगल में खड़ी थी शनाया कपूर। चेहरे पर वही ठंडी स्थिर झील जैसी गंभीरता, हर किसी की नजर उन दोनों पर जमी थी। वहीं सामने वेदों का उच्चारण करते हुए बैठे थे वरिष्ठ पुरोहित जी, जिनकी आंखों में इस वक्त कोई सामान्य पूजा नहीं बल्कि सदियों पुराना कोई रहस्य। तभी पुरोहित जी ने एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप दोनों, एक राजा और एक रानी, अपने अपने हाथों से इस पत्थर पर रक्त की एक एक बूंद टपका। एक पल को पूरा कक्ष स्तब्ध हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि पहले तो तय था कि हर कोई एक एक करके अपना रक्त अर्पित करेगा, फिर अचानक सिर्फ इन दोनों को साथ में क्यों? राही राजवंशी जैसे ही कुछ बोलने उठी, पुरोहित जी ने बिना बोले सिर्फ हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का संकेत दे दिया। राही कुछ समझ न पाईं, पर मन महसूस कर चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। अब सारा ध्यान केंद्रित था शनाया कपूर और राजा पर। दोनों ने एक दूसरे की ओर एक पल देखा, बिना सवाल पूछे, बिना कोई झिझक दिखाई निडरता से अपने हाथ में खंजर उठाया और चीर दिया। एक बूंद रक्त शनाया की कलाई से, एक बूंद पत्थर पर राजनी हथेली से गिरा, उसी रहस्यमय। और तभी एक तीव्र हरी रोशनी पूरे सभा कक्ष में फैल गई, इतनी तेज कि हर किसी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस उजाले को देखने की। उस रहस्यपूर्ण क्षण में राजा और शानापा ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और उसी पत्थर पर रख दिए। जैसे ही उनके हाथ पत्थर से छुए, वो पत्थर जो पहले रक्त के रंग से लाल हुआ था धीरे धीरे फिर से सफेद और फिर हरा हो गया। हर कोई स्तब्ध था, सिर्फ पुरोहित जी की आंखों में चमक थी, जैसे सदियों से इंतजार कर रहे हों इस दृश्य का। शान्या की मां सीता जी खुद बुदबुदाई, पहले तो लाल हो गया था, अब हरा, ये कैसा चमत्कार है? और तब पुरोहित जी अपने स्थान से उठे, उनकी आवाज में एक रहस्यमयी गर्जना थी, वाह, आज पहली बार हमने ये दृश्य देखा है। अगर अब हमें मृत्यु भी मिल जाए तो भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आज हमने जीवन का अमृत इसी जन्म में देख लिया। सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे, पर उनका चेहरा बता रहा था यह कोई मामृति पूजा नहीं। फिर उन्होंने स्पष्ट किया, जब किसी राजा और रानी का रक्त एक साथ इस पवित्र पत्थर पर गिरता है और वो पत्थर हरे रंग की रोशनी देता है, तो इसका अर्थ होता है कि उन दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। उनका संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। यदि यही पत्थर लाल रहता तो समझ लीजिए उन दोनों की संतानें अलग अलग राहों पर जाती और वो शक्तियां जो उनके भीतर जन्म लेती एक दूसरे से टकरा जाती। परंतु अब वह थोड़ा रुके, फिर बोले, यदि रानी और राजा विवाह करते हैं तो उनकी संतान एक ऐसी शक्ति की वाहक होगी जो या तो राजस्थान का भाग्य बदल देगी या उसे विनाश की आग में झोंक सकती है। सभा में बैठे सब लोग सन्न, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। केवल शनाया और राजा अब भी पत्थर की तरह खड़े थे, जैसे वही दो ध्रुव हों जिन पर अब इस भूभाग का भविष्य टिका है। उधर पंडित जी अपनी गंभीर आवाज में बोलना शुरू करते हैं, अब सब कुछ आपके भविष्य पर निर्भर करता है। अगर आपकी किस्मतें वाकई एक दूसरे से जुड़ी हैं तो आपका विवाह सुनिश्चित है, लेकिन अगर आप दोनों अपने भाग्य के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो फिर भगवान ही जाने क्या होगा। सन्नाटा छा जाता है, सबकी नजरें उस जोड़े पर टिक जाती हैं। फिर पंडित जी आगे कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप दोनों अपनी पहचान दुनिया के सामने रखें। लेकिन तभी सामने से एक ठंडी मगर बेहद रॉयल आवाज आती है, अभी हम अपनी पहचान थोड़ी गुप्त रखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी असली पहचान केवल इन 15 खास परिवारों के सामने ही उजागर हो। पंडित जी सर हिला देते हैं, मानो कोई बड़ा आदेश स्वीकार किया हो। बाकी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सब जानते थे कि यह जोड़ी सिर्फ राजसी नहीं बल्कि खतरों से घिरी है। फिर सभा में बाकी सभी अनजान और बाहरी लोगों को बाहर कर दिया गया। अब हॉल में सिर्फ वो 15 राजसी परिवार, पंडित जी और वो दो रहस्यमयी रॉयल कुर्सियों पर बैठे राजा और रानी थे। तभी एक सेवक उनके पास आकर एक एक प्राचीन शाही पत्र उनके हाथों में रखता है। दोनों पत्र पढ़ते हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर वापस सेवक को सौंप देते हैं। फिर वो रानी अपने चेहरे से धीरे धीरे नकाब हटाती है। शोर की तरह सन्नाटा छा जाता है। वह तो है, मैं राजस्थान की रानी शनाया सीता सिंह मल्होत्रा आप सभी के सामने ये वचन देती हूँ कि मैं अपने मरते दम तक इस धरती, इस परंपरा और इस मर्यादा की रक्षा करूंगी और मेरी आने वाली पीढ़ियों भी इस सिंहासन की गरिमा को निभाएंगी। और जैसे ही उसने अपना नकाब हटाया, सामने खड़े हर एक व्यक्ति की आंखें फटी रह गईं। वो शनाया थी, वही शनाया कपूर जिसे सब अब तक बस मल्होत्रा फैमिली की दोस्त या कभी कभी ध्रुव की मंगेतर समझते रहे थे। कभी उसकी इज्जत पर सवाल उठाए, कभी उसके चरित्र पर ताने मारे, लेकिन आज सब उनके सामने खड़ा था।
वो केवल दोस्त या मंगेतर नहीं, वो असली रानी थी, असली वारिसा। एक खामोश गूंज कमरे में फैलती है और तब जैसे माहौल की आग में घी डालने को कोई खड़ा होता है। मैं उसकी बगल की कुर्सी से एक गूंजती आवाज आती है। मैं राजस्थान का अधिराज अधीर हर्षवर्धन शेखावत आज आप सबको वचन देता हूं कि मैं भी इस भूमि, इस राज्य और इस प्रजा की रक्षा अपने आखिरी सांस तक करूंगा। और फिर जैसे ही वो भी अपना नकाब हटाता है, भूकंप आ जाता है, मगर दिलों में वहीं सामने खड़ा था वह शख्स जिसने खुद को अधीर हर्षवर्धन शेखावत बताया था। वह किसी आम इंसान की तरह नहीं, एक शाही रौब और जानलेवा मुस्कान के साथ शनाया की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहा था, जैसे मानो उसकी रूह को चीर देना चाहता हो। शनाया के चेहरे पर साफ साफ हैरानी थी, एक ऐसा चेहरा जो शायद वर्षों बाद किसी भूतकाल से टकराया हो। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी क्रूरता थी, ऐसी जो सामने वाले के दिल को एक पल में बर्फ और दूसरे पल में आग बना दे। सिर्फ शनाया ही नहीं, पूरे हॉल में खड़े हर एक शख्स की आंखों में सदमा, चेहरे पर सन्नाटा और दिलों में डर की चीखें थी। शनाया सामने खड़े उस शख्स को घूरती जा रही थी। उस शख्स ने खुद को अधीर बताया था। वो चेहरा, वो चाल, वो आंखें, सब कुछ बिल्कुल सिद्धार्थ ओबेरॉय जैसा था, जैसे वक्त भी पल भर को ठहर गया हो। अधीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरती है, एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान। तभी पीछे से अमायरा की तेज और गूंजती हुई आवाज आती है। ये क्या बकवास है? तुम खुद को अधीर क्यों कह रहे हो सिद्धार्थ, जबकि तुम सिद्धार्थ ओबेरॉय हो? पूरा हॉल सन्न रह जाता है, हर कोई चौंक कर सामने खड़े उस व्यक्ति को देख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही तिखापन, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो डर पैदा करता था। जहां सिद्धार्थ की आंखों में शनाया को देखकर कभी कभी नरमी झलकती थी, वहीं इस अधीर नाम के शख्स की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, क्रूरता है। ठंडी, गहरी और अंदर तक चीर देने वाली क्रूरता। शनाया भी हैरान थी। उसके सामने एक चेहरा था जो हूबहू सिद्धार्थ जैसा था, मगर उस इंसान में सिद्धार्थ जैसी कोई रूह नहीं थी। ये कौन है? उसकी आंखें जैसे चीख रही थी। फिर वो शख्स जिसे अभी तक सब सिद्धार्थ समझ रहे थे, हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, मैं सिद्धार्थ ओबेरॉय नहीं हूं, मैं अधीर हर्षवर्धन शेखावत हूं। भीड़ में जैसे एक और धमाका हो गया हो, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी पीछे से किसी के कदमों की गूंज सुनाई देती है। हर्षित जी, सिद्धार्थ के पिता, तेजी से आगे आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और हाथों की मुट्ठियां भिजी हुई थी। वो अधीर की ओर इशारा करते हुए गरजते हैं, ये अधीर हर्षवर्धन शेखावत है, मेरा बेटा नहीं है। सिद्धार्थ ओबेरॉय मेरा इकलौता वारिस है। भीड़ में खड़े अमायरा के माता पिता तुरंत सवाल उठाते हैं, अगर ये सिद्धार्थ नहीं है तो इन दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है? हर्षित जी की आवाज अब थोड़ी थमी, लेकिन उसमें अब भी एक रहस्यमय ठहराव था, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। भीड़ में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लोगों की आंखों में हैरानी थी और दिलों में 100 सवाल। शनाया स्तब्ध खड़ी थी, उसकी नजरें अधीर को देख रही थीं, या शायद वो उस अधीर के भीतर छिपे कहीं के सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी, लेकिन वो सिद्धार्थ वहां नहीं था। तभी अमायरा के माता पिता फिर पूछते हैं, तारांकन, अगर दोनों भाई हैं तो एक का नाम शेखावत और दूसरे का नाम ओबेरॉय क्यों? हर्षित जी अब और कुछ नहीं बताते, बस इतना कहकर बात खत्म कर देते हैं, यह हमारा निजी मामला है, इतना समझ लीजिए। शेखावत और ओबेरॉय का अब कोई रिश्ता नहीं, और अधीर व सिद्धार्थ की राहें अब कभी नहीं मिलेंगी। वो संकेत था कि ज्यादा सवाल मत पूछो। सिद्धार्थ अब बिजनेस किंग है और अधीर अब राजस्थान का राजा। लेकिन क्या वाकई उनके रास्ते अलग हैं? शनाया के जहन में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। जितनी कोशिश करती हूँ इस कहानी को सुलझाने की, उतनी ये उलझती जाती है। ये प्यार था, मजाक था, साजिश थी? उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। सामने अधीर खड़ा था और वो सोच रही थी कि अब क्या आने वाला है। फिर अधीर शनाया की ओर देखता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, मालहोत्रा, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। शनाया के चेहरे पर एक सख्त भाव था। अब वो सिर्फ शनाया कपूर नहीं रही, अब वक्त आ गया था दुनिया के सामने फिर से उभरने का। शनाया मल्होत्रा बनकर शनाया अधीर को देखते हुए मन ही मन कहती है, अब और नहीं, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान के साथ दुनिया के सामने आऊं। जब तक मैं सामने नहीं आऊंगी तब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी, पर मैं जानती हूं जिस दिन मैं दुनिया के सामने आई उस दिन बहुतों की जिंदगियां हिल जाएंगी। इतना कहते हुए वो अपने परिवार की ओर देखती है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। उसी वक्त पुरोहित जी घोषणा करते हैं, पूजा समाप्त हुई। वो शनाया के हाथ में एक चमचमाता हुआ हीरा और एक रहस्यमयी पेंडेंट देते हैं और आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। आज से यह आपकी अमानत है रानी शनाया। शनाया भी उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करती है। धीरे धीरे सब परिवार वाले वहां से निकल जाते हैं। शनाया एक नज़र अधीर पर डालती है, फिर चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पूरा मल्होत्रा परिवार भी चला जाता है। अब हॉल में बस ओबेरॉय परिवार और अधीर खड़े हैं। ओबेरॉय लोग एक गहरी निगाह अधीर पर डालते हैं और वो भी वहां से निकल जाते हैं। इन टेम्पल हॉल लोनली नाइट। सबके जाने के बाद अधीर एक साइकोपैथ की तरह ठहाके लगाता है और बाहर खड़ी कारों को देखकर कहता है, लेट द शो बिगिन, द रियल किंग इज बैक। इन शानियाज का नाइट। कार में बैठी शनाया अपने सिर को सीट से टिका देती है। उसका सिर जोरों से दुख रहा था, वो पिछले 5 दिनों से कोमा में थी।
उसकी हालत बेहद थकी हुई थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। उसके सामने दो चेहरे, दो नाम, दो जिंदगियां घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। पंडित जी की शादी वाली बात, अधीर की मौजूदगी, सब कुछ एक फिल्म जैसा चल रहा था उसके दिमाग में। वो झट से अपना फोन निकालती है, किसी को कॉल करती है। मुझे अगले 1 घंटे के अंदर अधीर, हर्षवर्धन, शेखावत की पूरी जानकारी चाहिए। वो करता क्या है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इतना कहकर वो कॉल काट देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इन डार्क रूम अननोन लोकेशन सेम टाइम। एक शख्स किसी को कॉल कर रहा था। बॉस, आपके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। दूसरी ओर से आवाज आती है। निकालने दो, मगर याद रहे हर इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर आवाज में एक अजीब सी रहस्यमयी ठंड का। जितना मेरे करीब आने की कोशिश करोगी उतना मुझसे दूर चली जाओगी। ये खेल वक्त का है और जब तक वक्त नहीं आएगा ना तुम मेरे पास आ सकती हो ना मैं तुम्हारे। वो किसी तस्वीर को घूरता है। उस तस्वीर में शानाया थी। उसके चेहरे पर एक पागलों सी मुस्कान आ जाती है। इन द सीक्रेट विलानाइट। शानाया की कार मल्होत्रा विला की जगह एक गुप्त विला में रुकती है। यही वो जगह थी जहां रेहान ने उसे छिपाकर रखा था। जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी नज़र रेहान पर पड़ती है। वो कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन शानाया उसे रोकती है। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। रेहान बिना कुछ बोले पीछे हट जाता है। शानाया सीधे लिफ्ट लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। रेहान मन में बड़बड़ाता है। मुझे पहले से पता था कि सिद्धार्थ ओबेरॉय आसान इंसान नहीं है, पर यह नहीं पता था कि उसका और हमारे साथ इतना पुराना और गहरा खेल चल रहा है। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। इन शानियास रूम लेता। शानाया सीधे बाथरूम में जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसका सिर अब भी फटा जा रहा था, जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो अंदर। उसके दिमाग में चल रही घटनाएं किसी थ्रिलर फिल्म की रील जैसी घूम रही थी। करीब आधे घंटे बाद वो कमरे में लौटती है। अब उसने बस एक बाथरोब पहना हुआ था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। शानाया फोन उठाती है और जैसे ही वो नोटिफिकेशन खोलती है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से निकला, मैरिज सर्टिफिकेट। फिर गुस्से में बड़बड़ाती है। ये क्या बकवास है, मैंने शादी कब की और वो भी इस इंसान से। शानाया इस वक्त अपने कमरे में थी, गुस्से से अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, मैरिज सर्टिफिकेट। उसका चेहरा सवालों से भरा हुआ था, जैसे उसके जहन में हजारों तूफान एक साथ उठ खड़े हुए हो। मैंने शादी कब की और वो भी इससे। उसके दिमाग में मानो भूकंप आ गया था। उसी पल एक और मैसेज आता है, गिफ्ट ऑन योर डोर। एकदम से उसके जहन में जैसे कोई पुराना साया चमकता है। वो बिना वक्त गंवाए फोन को जमीन पर फेंक देती है, अलमारी से कपड़े निकालती है और गुस्से से तैयार होकर सीधे नीचे हॉल में पहुंचती है। नीचे मल्होत्रा हॉल में पूरा परिवार बैठा होता है, हर चेहरा गंभीर। रेहान कपूर भी वहीं होता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन जुबान पर ताले लगे हों। उसी वक्त एक बॉडीगार्ड आता है और झुककर कहता है, बॉस, आपके लिए एक पार्सल आया है। शानाया पार्सल लेते हुए सबको एक तीखी नज़र से देखती है, उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। फिर वो ठंडे लहजे में कहती है, मैं आज रात को ही दिल्ली वापस जा रही हूँ, आप लोग भी चल रहे हैं ना। एकदम सन्नाटा छा जाता है। कबीर मल्होत्रा धीरे से बोलता है, हाँ, हम भी, अब यहाँ कुछ बचा नहीं। श्रेया सिर्फ सिर हिलाकर सहमति देती है। शानाया चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक तूफान उबाल मार रहा होता है। बिना कोई और बात किए वो अपने फ्लोर पर चली जाती है। कृति उसकी तरफ घूरते हुए सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कमरे में पहुंचते ही शानाया एक लंबी गहरी सांस लेती है और पार्सल खोलती है। अंदर 2 कागज होते हैं, 2 शादी के सर्टिफिकेट। पहले पर लिखा होता है, शानिया कपूर वेड्स सिद्धार्थ ओबेरॉय, और दूसरे पर है, शानिया कपूर वेड्स अधीर शेखावत। शानाया के हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या मजाक है, मैं 2 शादियों, वो भी इन दोनों से। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, क्या मैं किसी चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ। गुस्से से कांपती हुई वो तुरंत किसी को कॉल करती है, दोनों डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भेजती है और तेजी से कहती है, पता करो इनमें से असली कौन सा है, बस यही काम चाहिए तुमसे। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हैरान और डरी हुई, बॉस, आपने 2 शादियों, ये तो हिंदू लॉ के हिसाब से क्राइम है। शानाया की आंखों में आग थी, उसके लहजे में ज्वाला फूट पड़ी। बकवास बंद करो, जो कहा है वो करो, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। वो आदमी चुप हो जाता है। शानाया फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहती है, पता करो अधीर शेखावत और सिद्धार्थ ओबेरॉय इस वक्त कहाँ है, जितनी जल्दी हो सके मुझे इन दोनों का सच चाहिए। उसके बाद शानाया गुस्से में तमतमाते हुए फोन काट देती है। उसका चेहरा क्रोध से सुर्ख लाल हो चुका था। वह दोनों कागज, एक कोर्ट नोटिस और दूसरा शादी का सर्टिफिकेट, बेड पर जोर से फेंक देती है और आंखों में अंगारे लेकर बोलती है, मैं इस चक्रव्यूह का हिस्सा नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं।
उसकी सांसों की तपिश से कमरा जैसे जलने लगा था। दीवारों पर फैली शाम की परछाइयों अब उसके भीतर उठते तूफान का हिस्सा लग रही थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। रात होने को थी और पूरे घर में दिल्ली के लिए निकलने की तैयारी चल रही थी। शानाया तेज कदमों से चलती है, अपने कुछ जरूरी कागज और चीजें समेटती है और सीढ़ियों उतरकर सीधे नीचे आ जाती है। पूरा मल्होत्रा परिवार डाइनिंग हॉल में जमा हो चुका था। सभी बड़े टेबल के चारों ओर बैठ चुके थे। शानाया भी आकर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाती है। सीता जी उसे स्नेहभरी नजरों से देखती हैं। बच्चे तुम ठीक हो, हम दिल्ली पहुंचते ही डॉक्टर के पास चलेंगे। शानाया हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा ले ली है, चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद डिनर खत्म होता है। तभी आसमान में काले हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंजती है जो मल्होत्रा मैंशन के ऊपर मंडरा रहे थे। सीक्रेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत एक एक कर सभी फैमिली मेंबर्स हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगते हैं। आखिरी हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रेहान कपूर और शानाया। रेहान हल्की सी मुस्कान के साथ शानापा की ओर देखता है और कहता है, तुम परेशान लग रही हो शानाया, मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ। शानाया जमीन की तरफ नजरें झुकाकर झूठी मुस्कान में कहती है, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन रेहान उसकी झूठी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भांप लेता है। फिर गंभीर स्वर में कहता, शानाया उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, हमें कितने दिन और यूं छुपकर जीना होगा, एक दिन तो सामने आकर लड़ना ही होगा, दुश्मनों तक पहुंचने के लिए पर्दा हटाना पड़ेगा। पर रेहान ये खेल अब बहुत गहरा हो चुका है, हमें अब तक पता ही नहीं चला कि असली दुश्मन है कौन। रेहान का चेहरा सख्त हो जाता है। कौन अपना है और कौन पराया, इसका अंदाजा अब लगाना बहुत मुश्किल है शानाया। घंटों बाद हेलीकॉप्टर्स एक एक कर मल्होत्रा मैंशन की छत पर उतरते हैं। सभी लोग धीरे धीरे नीचे आते हैं। रेहान वापस जाने लगता है। तभी सीता जी उसे रोक लेती है। रेहान बेटा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, हमारे साथ ही रुक जाओ आज। रेहान पहले मना करता है, लेकिन जब सीता जी की आंखों में माँ जैसा अपनापन देखता है तो कुछ पल चुप रहता है, फिर चुपचाप हेलीकॉप्टर से उतर जाता है। कट टू एसके इंस्ट्रीज देर रात। इस वक्त शानाया यानी द क्वीन एसके इंस्ट्रीज की काली रॉयल चेयर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। एक के बाद एक घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। कृति और ध्रुव की शादी, उसका कोमा में चला जाना, रेहान का सबके सामने अपनी असली पहचान वापस लेना, पंडित का अधीर और उसके भाग्य के जुड़ने की बात करना, और अब सिद्धार्थ के जुड़वां भाई अधीर का सच। शानाया गुस्से से अपने बालों को पीछे करती है और बस एक चीख मारने से चूक जाती है। उसका दिमाग गूंजता है, और अब ये शादी का सर्टिफिकेट। मैं कहाँ चूक रही हूँ, मुझे कोई इस चक्रव्यूह में उलझा रहा है, लेकिन कौन कौन। अब उसके अंदर की रानी जाग चुकी थी। अब ये खेल नहीं, युद्ध है, और इस युद्ध में मेरा मिशन सिर्फ एक है, मास्टरमाइंड को बेनकाब करना। वही सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने खड़े होते हैं आरव, अदिति, कृति, युवराज, कारण, रूह, श्रेय, मैक्स, माविन और रिवाल। शानाया उन सबको एक तीखी नज़र से देखती है और अपने ठहराव भरे अंदाज में कहती है, इट्स टाइम टू बिगिन द शो। सभी लोग सन्ना। उनके चेहरों पर सवालों की आंधी थी। शानाया कोमा में कैसे गई? क्या हुआ था उस दिन? लेकिन शानाया किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देती। उसकी आंखों में अब हर नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी ठंडक और सख्ती थी। वह बर्फीले स्वर में आदेश देती है, युवराज श्रेय, मुझे अधीर शेखावत और सिद्धार्थ ओबर की पूरी जन्म कुंडली चाहिए, अभी के अब। रूहा, रिवा, 2 साल पहले हुए उस बम धमाके में क्वीन का नाम किसने फंसाया था? RAW से कौन कौन से एजेंट इस केस पर लगे हैं? पूरी रिपोर्ट दो। आरव, सिद्धार्थ ओबरे और अधीर की करंट लोकेशन अभी चाहिए, इसी वक्त। कारण तुम्हें सिद्धार्थ ओबरे पर लगातार नजर रखनी है, एक भी हरकत मिस नहीं होनी चाहिए। कृति, अदिति, ब्लैक वर्ल्ड में संदेश भेजो, क्वीन मीटिंग बुला रही है और सबको आना लाजमी है। मार्क्स, सारे लीगल बिजनेस तुम संभालो, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। साइबर अटैक की संभावना है, हमें सिस्टम डाइवर्ट करना होगा। माविन, अंडरवर्ल्ड के सारे इलीगल नेटवर्क्स अब तुम्हारे अंडर हैं, हर एंगल से मूवमेंट ट्रैक हो। इतना कहकर वो आरव की ओर घूमती है और पूछती है, लोकेशन मिली? आरव फुर्ती से अपनी टैबलेट में उंगलियां घुमाते हुए कहता है, यस बॉस, सिद्धार्थ ओबरे न्यूयॉर्क वाले बिजनेस क्लेश के चलते परसों न्यूयॉर्क जा चुका है, और अधीर शेखावत अभी अपनी दिल्ली वाले विला में है। शानाया की आंखें चमक उठती हैं, उसकी आवाज में अब और ठंडक है। अधीर शेखावत की पल पल की जानकारी मुझे चाहिए, हर हाथपीट ट्रैक होनी चाहिए, तुम ही नजर रखोगे उस पर? आरव डर से कांपता है, बॉस, अधीर पर नजर रखने के लिए क्या मैं ही मिला था आपको? शानाया एक सेकंड के लिए ठिठकती है, फिर बर्फीले गुस्से से कहती है, अगर ये काम नहीं कर सकते तो दरवाजा खुला है, दफा हो जाओ। आरव फौरन सिर झुका देता है, I'll do it बॉस। फिर शानाया मुड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन एक पल को रुकती है और अपनी कमर सीधी करके कहती है, और हाँ, सिद्धार्थ ओबरे के असिस्टेंट से लेकर उसके टेबल पर पानी रखने वाले तक हर एक आदमी पर नजर रखो, मुझे सबकी पल पल की रिपोर्ट चाहिए। हर कोई समझ गया, क्वीन इज बैक एंड शी इज प्लेइंग हर गेम। सब अपने अपने मिशन की तैयारी में लग जाते हैं।
शानाया जैसे ही निकलने लगती है आरव पूछ ही लेता है, बॉस आप कहाँ जा रही है? शानाया पीछे देखे बिना मुस्कुराकर जवाब देती है, अपने पति से मिलने। सबके चेहरे जड़ हो जाते हैं। अदिति हैरानी से कहती है, पति है? शानाया बिना मुड़े जवाब देती है, एक नहीं वो भी दो। पीछे से आरव बोल उठता है, मतलब एक लैला दो मजनू। दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ती एक ब्लैक क्लासिक कार जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई उस आलीशान विला के सामने जाकर रुकती है। विला जहां आम इंसान का जाना मना था, चारों तरफ सिक्योरिटी, हथियारबंद गाइस और एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही कार रुकी एक गार्ड आगे बढ़ा, लेकिन कार का शीशा नीचे हुआ और एक सधी हुई आवाज गूंजी, अपने बॉस से कहो शान्या कपूर आई है। गार्ड पहले थोड़ी देर देखता रहा, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर जल्दी से वॉकी-टॉकी पर कोई मैसेज भेजता है। 1 मिनट बाद वापस आता है और अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, सॉरी मैडम, हमारे बॉस आपको नहीं जानते। शान्या हल्की सी मुस्कुराती है, अपनी आंखों से गार्ड को ऐसे देखती है जैसे शिकारी शिकार को देखता है। बिना कुछ कहे उसने कार का कांच ऊपर किया, एक्सेलरेटर दबाया और बूम, गाड़ी सीधे उस भारी गेट की ओर भागी। गेट टूटा नहीं, बिखर गया। गार्ड्स उसे रोकने दौड़े, लेकिन कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था, जैसे कोई अदृश्य डर था जो उन्हें बांध रहा था। वो उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए अंदर घुस गई। विला का मेन डोर जो आमतौर पर 10 मिनट की दूरी पर होता है, शान्या ने वो दूरी 3 मिनट में तय की। वो अकेली पर आग जैसी। अंदर हर चीज एंटीक थी, सोने जड़े हुए फ्रेम, विदेशी फर्नीचर, दीवारों पर दुर्लभ पेंटिंग्स। उसकी नजर ऊपर चौथी मंजिल पर एक बंद दरवाजे पर टिक जाती है। वो लिफ्ट में जाती है और अगले ही पल उस रूम के बाहर खड़ी होती है। दरवाजा एक झटके में खुलता है और सामने जो नजारा था उसने उसके होश उड़ा दिए। एक आदमी, अधीर शेखावत। उसकी कमर पर सिर्फ एक टॉवल, पीठ पर एक शानदार ईगल का टैटू और एक हाथ में महादेव का त्रिशूल गुदा हुआ, पूरी बॉडी में ऐसी रॉयल बर्बरता जैसे जंगलों का राजा अभी अभी गुफा से बाहर निकला हो। शान्या कुछ पल उसकी बॉडी, उसकी पीठ और टैटू को देखकर चौंकी सी खड़ी रह जाती है। वो आदमी बिना पलटे ठंडी मगर तीखी आवाज में कहता है, मिसेज शान्या अधीर शेखावत, आप मुझे अच्छे से देख सकती हैं क्योंकि मैं अब सिर्फ आपका हूँ। इतना कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास धीरे से टेबल पर रखता है, पलटता है और एकदम उसके करीब आ जाता है। उसके और शान्या के बीच अब सिर्फ सांसों की दूरी बची थी। शानाया और अधीर इस वक्त एक दूसरे की आंखों में यूं डूबे थे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हों। उन निगाहों में सिर्फ मोहब्बत की तड़प नहीं, कोई गहरा राज भी। धाए। शानाया जैसे ही अधीर की आंखों को गौर से देखती है, एक झटका सा लगता है उसे। ये आंखें, ये तो वायलेंट है, जबकि सिद्धार्थ की तो ब्लैक थी। उसका दिल एक पल को थम जाता है। अचानक अधीर उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है। उसके बालों को कान के पीछे करता है और बहुत ही धीमे मगर खतरनाक अंदाज में उसके कान में फुसफुसाता है, क्या हुआ मिसेज शानाया? अधीर शेखावत। शानाया उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, चेहरा बिल्कुल पत्थर, लेकिन आवाज उससे भी ज्यादा नुकीली और जानलेवा। मैं मिसेज शानाया अधीर शेखावत नहीं, मैं मिसेज शानाया सिद्धार्थ ओबेरॉय हूँ। इतना सुनते ही अधीर के चेहरे से जैसे पूरी रोशनी उड़ जाती है, मुस्कान पल में गायब और उसकी जगह ले लेता है एक हैवानियत भरा गुस्सा। वो झटके से शानाया के बालों को पकड़ता है, उसका चेहरा अपनी तरफ खींचता है और दांत पीसते हुए कहता है, तू शानाया अधीर शेखावत है, समझी स्वीटहार्ट, कोई ओबेरॉय की दुल्हन नहीं। लेकिन शानाया न चिल्लाती है, न डरती है, न खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो तो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग आग की तरह तेज चल रहा था। अगले ही पल वो अपने जैकेट के अंदर से एक कागज निकालती है और जोर से अधीर के सामने पटक देती है। वो था मैरिज सर्टिफिकेट जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शानिया सिद्धार्थ ओबेरॉय। अधीर की आंखें सन्न रह जाती हैं। अब तक उसके चेहरे पर जो गुस्सा था, अब वहाँ है हैरानी और डर। पर शानाया यही नहीं रुकती, वो एक और कागज निकालती है और इस बार सामने फेंकती है। उस पर लिखा होता है, शान्या अधीर शेखावत। अधीर अब दोनों सर्टिफिकेट्स को देख रहा था, फिर शानाया को। और शानाया, वो इन दोनों कागजों को बेइज्जती से पलंग पर उछाल देती है, मानो कह रही हो, अब क्या बचा है तेरे पास। फिर वो अधीर के गले में अपने दोनों हाथ डालती है और हर शब्द में जहर घोलते हुए बोलती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई अधीर, अगर मैंने तुमसे भी शादी की और सिद्धार्थ से भी, तो इन दोनों सर्टिफिकेट्स पर एक जैसे साइन कैसे हैं? वही सिग्नेचर, वही हैंडराइटिंग और वही पेन जो इस दुनिया में सिर्फ एक है। इतना कहकर वो अपनी जेब से एक रॉयल ब्लैक फाउंटेन पेन निकालती है और अधीर के चेहरे के सामने लहराकर कहती है, मिस्टर अधीर शेखावत उर्फ सिद्धार्थ ओबेरॉय, तुम दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे कभी नहीं। वही अधीर शानाया की मासूम शातिर बातों पर एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान देता है और अचानक एक झटके में शानाया को अपनी बाहों में उठा लेता है। अगले ही पल उसे सीधे बेड पर पटक देता है और खुद पूरी तरह उसके ऊपर आ जाता है। उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में जकड़कर सिर के पीछे कर देता है और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर गर्म सांसें छोड़ता है।
फिर उसकी कमर को हल्के से सहलाते हुए धीरे से कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम जानती हो स्वीटहार्ट, मुझे बचपन से ही सिद्धार्थ की हर वो चीज़ बहुत पसंद थी जो उसे सबसे ज्यादा अजीज थी। हमारे बीच हमेशा कंपटीशन रहता था कि कौन जीतेगा, किसका होगा। लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है कि सिद्धार्थ की सबसे कीमती चीज़ अब मेरी हो चुकी है। वो उसकी आंखों में डूबता है। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, तुम्हारी चालाक हंसी और ये नीली समंदर सी गहरी आंखें, ये सब मुझे पागल कर देती है। रानी शानाया अधीर शेखावत से मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। इतना कहते हुए वो शरारत से हंस पड़ता है कि तभी फोन की रिंग बज उठती है। शानाया थोड़ा घबराकर फोन की तरफ देखती है, लेकिन अधीर पहले ही स्क्रीन पर नाम देख चुका होता है। वो एक और तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, स्वीटहार्ट, तुम्हारे फालतू हस्बैंड का कॉल आ रहा है। शानाया धीरे से उसे देखती है, फिर फोन उठाकर देखती है, स्क्रीन पर चमकता है, सिद्धार्थ ओबरे कॉलिंग। अब शानाया अधीर की आंखों में देखती है, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग जैसे फ्रीज हो चुका था। ना कुछ सोच पा रही थी, ना कुछ समझ। वहीं शानाया अधीर के साथ कमरे में घूम रही थी। उसकी आंखों में अब भी वो तड़प और सवाल थे। दूसरी तरफ अधीर के हाथ में शानाया का फोन था, जिसकी स्क्रीन पर सिद्धार्थ ओबरे फ्लैश हो रहा था। अधीर ने एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ शानाया की आंखों में झांका और उसके बालों में हल्के से उंगलियां फिराते हुए धीमे से बोला, जान उसका कॉल नहीं उठाओगी। शानाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी निगाहों से उसे घूरती रही, जैसे उसकी आंखों में ही जवाब छिपा हो। अधीर ने तुरंत फोन स्पीकर पर कर दिया। फोन के दूसरी तरफ से सर्द सी आवाज आई, हेलो शानाया, कहाँ हो तुम। शानाया ने जैसे ही जवाब देने के लिए होठ खोले, अधीर के अंदर कुछ जलने लगा। वो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में मोबाइल को घूरते हुए कहा, अधीर शेखावत की बाहों में है, सुन रहे हो सिद्धार्थ ओबेरॉय। शानाया स्तब्ध होकर अधीर की तरफ देखने लगी। नजरें मिलते ही उसकी सांसें उलझने लगी। अधीर ने फोन को एक झटके में काटा और दूर फेंक दिया, और बिना किसी चेतावनी के उसने शानाया के होठों को अपने होठों से सी दिया। वो पल ठहर गया था। शानाया की आंखें हैरानी से खुली थीं, लेकिन उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पाया। अधीर के होंठ उसके होठों पर अपनी हदें पार कर चुके थे। तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, अधीर ने बेताबी से फुसफुसाया। उसके शब्द शानाया के दिल की दीवारों को तोड़ते चले गए। वह अपने दोनों हाथों से शानाया की कमर को अपनी ओर खींचता है और उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन देकर कहता है, तुम्हारी हर सांस अब मेरी है, ये इश्क है, इजाजत नहीं मांगता। शानाया अब भी हाँप रही थी, उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी नज़रों में अब गुस्सा नहीं, एक गहरी उलझन थी और कहीं न कहीं उस चाहत की चमक जिसे वो खुद से भी छुपाती आई थी। शानाया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो न हैरान होकर पीछे हटती है, न उसे रोकती है, वो बस अधीर को खुद को चूमने देती है। लेकिन अधीर, जो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, जब देखता है कि शानाया का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो गुस्से या शायद जुनून में उसके होठों पर एक तेज बाइट कर देता है। शानाया का चेहरा दर्द से तड़पता है, लेकिन तभी वो जैसे नींद से जाग जाती है। उसकी आंखों में अब न कोई मासूमियत थी, न कोई डर, सिर्फ एक शैतानी चमक। वो अधीर को घूरती है और अचानक एक झटके से उसे बिस्तर पर गिरा देती है। अधीर हैरान, क्या उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि 6 फुट 2 इंच का अधीर, एक शानदार एथलेटिक बॉडी वाला, बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि कोई उसे यूं नीचे गिरा सकता है। लेकिन सामने थी शानाया कपूर, वो नाम जिसे अंडर एस्टिमेट करना सीधे मौत को दावत देना था। अभी अधीर उस झटके को समझ ही रहा था कि शानाया उसके पास झुकती है, उसकी उंगलियां अधीर के बालों में जाती हैं और फिर एक बेहद तेज गहराई से भरी फ्रेंच किस। अधीर स्तब्ध, पर कुछ ही पल में वो भी आंखें बंद कर लेता है। एक हाथ उसकी कमर को कसकर थामता है और दूसरा उसके बालों में उलझ जाता है। कमरे का माहौल अब तेजी से तप रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। हर स्पर्श, हर सांस में अब सिर्फ जुनून और हावी होती सत्ता थी। करीब 20 मिनट की एक लंबी दीवानी सी फ्रेंच किस के बाद दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे दिल अब भी उस लम्हे में अटका हो। कमरे में सिर्फ सांसों की गर्माहट थी और उनकी आंखों में प्यास, जुनून और एक अजीब सा नशा। एधिया उसकी कमर को थामते हुए मदहोश होकर बोलता है, बेबी यो फायर, यो डेंजरसली हॉट एंड पैशनेटली वाइल्ड। शान्या उसकी आंखों में देखती है, फिर धीरे से उसकी पकड़ हटाती है और पूरे रॉयल ठाठ में सीधी खड़ी हो जाती है। शान्या ठंडी मुस्कान के साथ, एधिया शेखावत, तुम अब तक मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ इसकी तुमने बस कल्पना की है। एधिया मुस्कुराता है, अपनी बाहें फैलाता है, जैसे कह रहा हो, कर लो जो करना है। एधिया आंखों में वही नशा, कर लो कुछ भी, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, आज की रात तो बस तेरी है क्वीन। शान्या की नज़र उसके सिक्स पैक एब्स पर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जैसे होश में आती है। एक ठंडी सी मुस्कान के साथ वो अपना फोन उठाती है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। एधिया झूंझलाते हुए, कहाँ जा रही हो, अपने पति को छोड़कर, आज हमारी सुहागरात है। शान्या पीछे मुड़ते हुए तीखी मुस्कान के साथ, अपने दूसरे पति के पास सुहागरात मनाने। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल जाती है। एधिया एक पल के लिए स्तब्ध, फिर गुस्से में फोन उठाता है, बालकनी की ओर बढ़ता है, कॉल लगाते हुए कहता है, पंडित को बुलाओ, वक्त आ गया है मेरी प्यारी बीवी को एक और धमाकेदार सरप्राइज देने का। और हाँ, सिद्धार्थ ओबेरॉय पर नजर रखो शानाया उससे मिलने न पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मीनवाइल
जैसे ही शानिया कार तक पहुंचती है वो रुकती है, अचानक पीछे मुड़ती है और चौथी मंजिल की बालकनी की ओर देखती है जहां अधीर खड़ा होता है। ठीक उसी समय शानिया की नजरें उससे टकराती हैं। वो एक ठंडी कातिल मुस्कान देती है और फिर उड़ती हुई एक फाइनल फ्लाइंग किस भेजती है। अधीर उस फ्लाइंग किस को पकड़ते हुए अपनी आंखें सिकोड़ता है जैसे उसके दिल में शक और खेल दोनों भड़क उठे हों। अधीर धीरे से पर पागलपन के साथ, नजर रखो उस पर, मुझे लग रहा है मेरी बीवी अब एक ऐसा खेल खेलने वाली है जो इतिहास बनाएगा। चलो देखते हैं कितनी बड़ी खिलाड़ी है मेरी क्वीन। मालहोत्रा मेशन, रात का वक्त। मालहोत्रा मेशन में रात गहरा चुकी थी, हवाएं तेज चल रही थीं, खिड़कियों से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। सीताजी एक कमरे के बाहर खड़ी थीं, उनके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक ठंडी शांत आवाज आई, आ जाइए। सीताजी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है। उनकी नज़र सामने सोफे पर बैठे रेहान पर जाती है जो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही उसने सीताजी को देखा उसने लैपटॉप बंद कर साइड में रखा और उठने की कोशिश की। रेहान है जी आंटी, आप यहाँ। उसकी आवाज़ में वही ठंडापन था, चेहरा गंभीर और शांत, ठीक वैसा ही जैसे शानाया का हुआ करता था। सीताजी धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाती है। एक पल के लिए दोनों शांत रहते हैं, फिर सीताजी उसका हाथ पकड़ लेती है। रेहान अपने हाथ को एकटक देखता है लेकिन छुड़ाता नहीं, वो उसकी आंखों में झांकने लगता है। सीताजी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू बेटा, हमारी बेटी के साथ ना होते हुए भी तुमने उसका हर पल ख्याल रखा, बचपन से आज तक एक परछाई की तरह उसके साथ रहे हो। अगर उस दिन तुम नहीं होते तो आज मेरी शानाया शायद। रेहान की आंखों में एक चमक आती है, वो धीर से बोलता है, आंटी, शानाया मेरे लिए सिर्फ मेरी बहन नहीं है, वो मेरी दुनिया है। मेरी जिंदगी वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म। उसके लिए मैं किसी की जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। बचपन से आज तक मेरे लिए शानाया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई था नहीं, है नहीं और कभी होगा नहीं। उसकी हिफाजत मेरा कर्तव्य है, मेरा हक है और इसके लिए मुझे शुक्रिया मत कहिए आंटी, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। सीताजी की आंखों में नमी आ जाती है। उन्हें रेहान की आंखों में वही आग, वही वफादारी दिख रही थी जो उन्होंने पहले रुद्र, कबीर और ध्रुव की आंखों में देखी थी अपनी बहन के लिए। वो उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, तुम मुझे माँ बुला सकते हो रेहान, अगर शानाया तुम्हारी बहन है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। रेहान की आंखों में गीली सी मुस्कान आ जाती है, कुछ भावनाएं उसके चेहरे पर तैरने लगती हैं जो अब तक छुपी हुई थीं। एक धीमी भारी आवाज में वो कहता है, जीत मम्मा। सीताजी हल्के से मुस्कुराती है, उसकी पेशानी पर एक माँ की तरह प्यार से चुमती है और कहती है, अब रात हो गई है, तुम आराम करो बेटा। फिर वो उठती है, एक बार और प्यार से उसे देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। रेहान बस जाते हुए दरवाजे को देखता रह जाता है, उसकी आंखों में पहली बार सुकून की हल्की सी परछाई थी। सीताजी का कमरा। सीताजी कमरे में आती है, रामजी वहां नहीं होते। वो सीधे अपनी अलमारी की ओर बढ़ती है, कुछ निकालती है और कुछ ही देर में बाहर आती है। अब वो एक ब्लैक पैंट सूट में थी, ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में लिपटी हुई, चेहरा एक ब्लैक मास्क से ढका हुआ था। एक आम इंसान उन्हें देखकर पहचान नहीं सकता था कि यह वही मालहोत्रा परिवार की शांत सौम्य सीताजी है। उनकी चाल तेज थी, आंखें तेज चिंगारी जैसी चमक रही थीं। वो एक नज़र अपने कमरे में डालती है, फिर सीधे खिड़की से कूद जाती है। भले ही उनकी उम्र 45 के पार हो चुकी हो, लेकिन आज रात वो किसी रॉयल वॉरियर से कम नहीं लग रही थी। उनकी फिटनेस, चाल और स्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 4 बाकों की माँ है। सीताजी चौथे माले से इस तरह कूदी जैसे नीचे सीढ़ियां रखी हों। उनके कदम सीधे गैराज की ओर मुड़ते हैं, वहां एक स्पोर्ट्स बाइक थी, ब्लैक एंड रेड स्पाइकर्स वाली। वो हेलमेट पहनती है, बाइक स्टार्ट करती है और फुल स्पीड में शहर की सड़कों पर गुम हो जाती है। आज की रात कोई शांत माँ नहीं निकली थी, आज की रात निकली थी एक माँ की परछाई में छिपी तेजतरार घातक ब्लैक वॉरियर पूर्णविराम। दिल्ली की सड़कों पर एक काली बाइक बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वो बाइक एक मोबाइल की दुकान के सामने रुकती है। बाइक से एक औरत उतरती है, सीताजी वो हेलमेट उतारती है, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, लेकिन नजरों में एक अलग ही ठंडापन था। बिना किसी को देखे सीधा दुकान के अंदर दाखिल होती है। दुकान के भीतर एक गुप्त दरवाजा था जिसे वो बड़ी सहजता से खोलती है, जैसे उसे हजारों बार इस्तेमाल कर चुकी हूं। दरवाजा खुलते ही सामने एक लिफ्ट दिखती है, सीताजी उसमें जाती है, एक कोड टाइप करती है और लिफ्ट नीचे उतरने लगती है अंडरग्राउंड बेस की ओर। 2 मिनट बाद लिफ्ट नीचे रुकती है, दरवाजा खुलते ही जैसे एक दूसरी ही दुनिया खुल जाती है। एक सीक्रेट मिलिट्री जोन जैसा बेस जहां चारों ओर कमांडो जैसी यूनिफॉर्म में लोग मुस्तैद खड़े थे। सीताजी को देखते ही सभी सीना तानकर सल्यूट करते हैं। वो बिना रुके, बिना मुस्कुराए, बस हल्का सा सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। जहां जहां वो जाती है सबके चेहरे पर आदर और दबाव की रेखाएं साफ झलकती हैं। कोई यूं ही चीफ नहीं कहलाता। आखिरकार वो एक कमरे के सामने रुकती हैं, दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा ऑपरेशन रूम था जहां देश की सुरक्षा से जुड़े 15-16 जवान और अधिकारी बैठे थे। एक लंबी टेबल के चारों ओर सब जमे थे। सामने बैठा एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है, चीफ आप यहाँ। सीताजी बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? वो आदमी थोड़ा हंसता है, आप तो RAW की चीफ रह चुकी है, आपकी मौजूदगी कभी सामान्य नहीं होती। सीताजी चारों ओर एक नज़र डालती है, युवाओं को स्कैन करती है, फिर बोलती है, AS महेश्वरी कहाँ है?
तुरंत जवाब आता है, थर्ड रूम में है। सीता जी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। उनके जाते ही वहां बैठी एक युवती फुसफुसाती है, आज ये लीजेंड यहाँ क्यों आई है, जरूर कोई बड़ी बात है। दूसरा अफसर कहता है, सुना है क्वीन के केस को खुद चीफ ने हाथ में लिया है। तीसरा फौरन बोलता है, पर उन्होंने तो RAW छोड़ दिया था। अब जवाब आता है, RAW से निकल जाना अलग बात है, RAW सीता मल्होत्रा को आज तक नहीं छोड़ पाई है। कट टू थर्ड रूम में सीता जी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस जाती है। सामने एक 50 वर्षीय अनुभवी अधिकारी बैठा था। वो हैरानी से बोलता है, तुम्हारे अंदर अब भी शिष्टाचार नहीं आया। सीता जी कुर्सी पर बैठते हुए कहती हैं, सीता मल्होत्रा इज्जत सिर्फ उन्हें देती है जो इज्जत के लायक हों। वो अधिकारी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं लगा था कि RAW छोड़ने के बाद फिर से लीजेंड सीता मल्होत्रा यहाँ वापसी करेंगी। अब सीता जी पलटती है, अपने कोट की जेब से एक छोटा पैकेट निकालती है और टेबल पर रख देती है। क्या चाहिए, अधिकारी पूछता है। सीता जी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, DNA टेस्ट और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी चाहिए। सामने बैठा शख्स थोड़ी चुभती आवाज में पूछता है, आखिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? पहले तुम्हारे 3 थे, फिर वो बेटी आ गई और अब ये क्या है? सीता जी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, उसने खुद कहा है कि वह अपना DNA टेस्ट इस रिपोर्ट से मिलाना चाहती है। कमरे में हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है। सामने बैठे सभी लोग अब सीता जी की ओर देखने लगते हैं, जिनका चेहरा अब किसी योद्धा रानी जैसा लग रहा था। सीता जी तेज आवाज में बोलती है, रंजीत मल्होत्रा और श्री मल्होत्रा के DNA से उसका टेस्ट मैच कराया जाए। वो शख्स चौंकते हुए बोलता है, आप श्योर हैं? सीता जी अब अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बर्फीले अंदाज में कहती हैं। सीता मल्होत्रा की नज़रें 8 साल पहले भी इतनी ही तेज थीं और आज भी वैसी ही है। ना मैं तब कभी गलत थी, ना अब होंगी और ना कभी होंगी। मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए और हाँ। वो रुकती है, फिर भारी आवाज में कहती है, क्वीन का केस अब छोटा नहीं रहा। RAW ने इस पर 2 सीनियर एजेंट इंडिया भेजे हैं। मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहती हूँ। जब भी आए मुझे फौरन कांटेक्ट किया जाए। इतना कहकर सीता जी अपनी साड़ी को ठीक करते हुए रॉयल अंदाज में बाहर निकल जाती है। कट टू हेवेन विला, शहर की सबसे सुरक्षित और हाईटेक लोकेशन। सराय की कार विला के गेट पर रुकती है। पूरे इंडियन मिलिट्री स्टाइल में बॉडीगार्ड्स अपनी बंदूकें झुकाकर सलामी देते हैं। दरवाजा खुलता है और शान से उतरती है खुद शान्या कपूर, जिंदा जलती हुई आग की तरह। वो बिना किसी की ओर देखे सीधी अंदर जाती है, अपने कोट को लिविंग रूम के सोफे पर फेंकती है और तेज कदमों से एक सीक्रेट रूम की ओर बढ़ती है। 3 मिनट बाद शान्या अब एक अंडरग्राउंड लैब में है, जहां दीवारों पर अलग अलग तरह के केमिकल्स, DNA स्टोर, लैपटॉप्स और एक्सपेरिमेंट टेबल रखी हुई हैं। वो नीले रंग के ग्लव्स पहनती है, ट्रांसपेरेंट सेफ्टी गॉगल्स आंखों पर लगाती है और अपनी जेब से कुछ बाल निकालती है। फिर वह एक ब्लड सैंपल निकालती है जो किसी अज्ञात शख्स का है और एक स्पेशल केमिकल उसमें डालती है। जैसे जैसे DNA मैचिंग मशीन काम करती है, शौर्य की आंखों में हैरानी, फिर गुस्सा और अंत में कुछ अजीब सी बेचैनी झलकती है। वह बुदबुदाती है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ मैच कैसे हो रहा है? कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं बहुत बड़ा झूठ छिपा है। तभी फोन बजता है। दूसरी ओर से आवाज आती है, बॉस, अभी अभी शेखावत और सिद्धार्थ ओबेरॉय की पूरी जन्म कुंडली हमारे पास आ चुकी है। शान्या अपने माथे पर दोनों हाथ मारते हुए कहती है, SK इंडस्ट्रीज का पूरा रिकॉर्ड लेकर आऊं अभी। इतना कहकर वो कॉल काट देती है और सामने वाली स्क्रीन को घूरते हुए धीमे मगर जहर से भरी आवाज में कहती है, बहुत खेल खेला तुमने, अब वक्त आ गया है तुम्हारे खेल को तुम्हारे ही हथियार से गिराने का। उसके चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी युद्ध जीतने से पहले आती है, शांति नहीं, एक आग थी और वह आग अब सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। इधर दूसरी तरफ एक शख्स का फोन बजता है। वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस, लेडी बॉस ने आपकी सारी डिटेल्स निकाल ली है। वो शख्स है, हल्की मुस्कान के साथ, आंखें नुकीली। तो अब वक्त आ गया है, चलो मल्होत्रा मिशन जाने की तैयारी करो। थोड़ा रुकता है, फिर ठंडी आवाज में जोड़ता है, और हाँ, याद रहे गिफ्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर पहली बार अपने दुश्मनों यानी अपने ससुराल वालों से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। कैमरा घूमता है। अब साक्ष एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, उसके पीछे चमकती दिल्ली की रात और आसमान में बिजलियां। वो अपनी ब्लैक कोट की कॉलर चढ़ाता है और नीचे फैलते शहर को देखता है। फिर खुद से कहता है, लगता है ससुराल वालों से मिलना ही पड़ेगा, वरना कहीं मेरी बीवी मेरे हाथों से न निकल जाए।